Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important video for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उसमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हुए हैं. अगर आपने उनकी फाइन डिटेल्स को नहीं जाना तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है और उसी को यहाँ पे कंप्लीट करने के रिगार्डिंग दिस सेशन इज ऑल अबाउट. आई डोंट थिंक कि इतनी डिटेल में ये कंटेंट आपको कहीं पे भी मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो. एंड दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इस ऐप पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है. एंड अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको जल्दी से फॉलो कर लो. यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री प्रोवाइड करता रहता हूँ. एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो मेरा सजेशन होता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल वैलिडिटी मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दी रिक्वायर्ड वैलिडिटी. और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581 एंड कॉइन्स फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. और डिस्काउंट से एक लास्ट चीज याद आई कि दोस्तों अभी चल रही है हमारी सेल, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% डिस्काउंट एंड डबल वैलिडिटी. तो नाउ इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स. तो चलिए दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. आई एम गोना टॉक अबाउट सम ऑफ द मेजर लिक्विडिटी रिलेटेड एंड फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट्स जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस हुए हैं. एंड आई एम श्योर आपको इस डेप्थ में कोई ये कंटेंट कवर नहीं कराने वाला. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. देखिए, आप लोगों को पता है कि सीआरआर जो है वो यहाँ पे कम किया गया है. ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, हर किसी को समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ. पहली चीज, जो सीआरआर कम किया गया है वो 2 ट्रेंचेस में कम किया जाएगा. 25 बेसिस पॉइंट्स के इन ईच ट्रेंच, यानी कि पहले 4.25 होगा एंड देन 4% हो जाएगा बाय दिसंबर 28. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी फ्रीज थी, ठीक है, वो यहाँ पे रिलीज होगी, क्योंकि ये कैश जो है आरबीआई के पास बैंक्स मेंटेन करते हैं, एक तरह से लॉक रहता है ये मनी, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी फ्रीज होगी. तो कहीं ना कहीं जो हमें इकोनॉमी में लिक्विडिटी की जरूरत थी तो वो यहाँ पे रहेगी. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आपसे कहीं ना कहीं शायद मिस हो गया होगा. ठीक है, या जो आपको कोई शायद और ना बताए, क्योंकि देखो अपना जो कंटेंट है वो आप लोगों को पता है कि इट्स क्वाइट रिच. ठीक है, मजा आता है. ठीक है, तो जरा बात करते हैं मैं किस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं. एक सेकंड दोस्तों. तो देखो क्या होता है, आपके जो फ्लोटिंग लोन्स होते हैं, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में लेके जाना चाहूंगा. आपके जो फ्लोटिंग लोन्स होते हैं वो किस एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंकअप होते हैं? वो जनरली या तो एमसीएलआर से लिंकअप होते हैं या फिर आरएलएलआर से लिंकअप होते हैं, रेपो लिंक लेंडिंग रेट्स या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स. ठीक है, जनरली आज की डेट में ये ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन ये भी यूज होता है. ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी जानते हो, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें बैंक्स जो है अपनी डिफरेंट बोरोइंग कॉस्ट वो तो कंसीडर करते ही करते हैं, उसके अलावा एक नेगेटिव कैरिंग कॉस्ट जो सीआरआर की होती है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है. अब ये नेगेटिव कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? देखिए, अगर आपके पास घर में कैश रखा है, अगर आप उस पर कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे तो यू आर लूजिंग द वैल्यू ऑफ मनी. इन्फ्लेशन की वजह से नेचुरली ये इंपैक्ट होता है. तो उसी तरह बैंक इतना, आप सोचो 4.5% इस रिडक्शन से पहले 4.5% जो कैश था दे वर मेंटेनिंग विद द आरबीआई, एंड उस पे वो दे वर नॉट अर्निंग एनीथिंग, सो दे वर लूजिंग द मनी ऑफ द, दे वर लूजिंग द वैल्यू ऑफ द कैश. तो उसके रिगार्डिंग क्या है, एक नेगेटिव कैरिंग कॉस्ट वो भी यहाँ पे कंसीडर की जाती है एमसीएलआर में. ठीक है, भले ही उसका इंपैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन वो यहां पे कंसीडर की जाती है बाय द बैंक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस एमसीएलआर. अब क्या है, आपका सीआरआर अगर आपका कम हो जाएगा तो ये जो नेगेटिव कैरिंग कॉस्ट है वो भी यहां पे कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली आपका एमसीएलआर लिंक जो आपके फ्लोटिंग लोन्स है वो भी भले ही बहुत सिग्निफिकेंटली कम ना हो, थोड़े से कम होने चाहिए. आई थिंक ये पॉइंट आपको जान के इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने शायद ये पॉइंट कवर ना किया हो, तो इसको यहाँ पे कवर करना इंपॉर्टेंट था. ठीक है, बाकी सीआरआर कम हुआ है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, तो अगेन वी कैन से कि जो जीडीपी की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं भले ही रेपो रेट कटना हुआ किया हो, लोन्स महंगे ही हो, बट अगेन लिक्विडिटी तो इंजेक्ट यहाँ पे की है आरबीआई ने बाई रिडक्शन इन दी कैश रिजर्व रेशियो. तो आई थिंक ये जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट था ये आपको समझ में आया हो, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको समझ में आए हो. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. एंड दोस्तों, अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. दूसरा है इंटरेस्ट रेट ऑन एफसीएनआर
ठीक है, डिपॉजिट्स। अब आप देखो, आप एक रेजिडेंट डिपॉजिट हो तो आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं? आपको सेविंग अकाउंट मिलता है, आपको करंट अकाउंट मिलता है, आपको एफडी आरडी ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उनके पास जो डिपॉजिट्स के लिए ऑप्शन होता है, जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए नॉर्मल अकाउंट्स नहीं होते, उनके लिए थोड़े से डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जिसको हम एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एफसीएनआर अकाउंट वो होता है जिसमें आप अपनी फॉरेन अर्निंग्स को फॉरेन डिनोमिनेशन में ही मेंटेन करते हैं। एनआरई, एनआरओ क्या होते हैं? आपके एनआरआईज के लिए होते हैं, लेकिन दे आर लाइक रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट। बट एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है? एफसीएनआर अकाउंट आपकी फॉरेन अर्निंग्स के लिए होता है और आप यहां पे फॉरेन डिनोमिनेशन में ही अपना जो डिपॉजिट्स हैं वो मेंटेन करते हैं, रुपी में नहीं करते। ठीक है, अब यहां पे आरबीआई ने क्या किया है, वो जो एफसीएनआर डिपॉजिट्स होते हैं, सपोज आपका यार पहले अगर आपको सेविंग इंटरेस्ट बैंक 4% देता था, तो अब आप देखो वो 6%, या अगर हम देखें जो एफडी रेट्स है जनरली सभी बैंक ने 7% के आसपास कर दिए हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे। तो उसी तरह जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे उनके लिए यहाँ पे आरबीआई ने एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अगर मैं बात करूं कितने बढ़ा दिए हैं, तो पहले जो रेट होता था वो आपका होता था ARR, विच इज अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, प्लस 250 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको बढ़ा के कर दिया फॉर डिपॉजिट्स ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर से लेके 3 साल की मैच्योरिटी तक के जो डिपॉजिट्स है उनको ARR प्लस 250 से बढ़ा के कितना कर दिया है? ARR प्लस 400। ठीक है, इसी तरह जो जिनकी मैच्योरिटी 3 से 5 साल के बीच में है उनके लिए फर्दर ये कितना कर दिया है? ARR प्लस 500। तो ये इससे क्या होगा, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं जिनके इंडिया में एफसीएनआर अकाउंट्स हैं, वो यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो रहेगा। अब एक और एफसीएनआर अकाउंट की एक और एडवांटेज होती है कि जो लोग यहाँ पे एफसीएनआर डिपॉजिट्स रखते हैं उनको इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं पे करना होता। तो डबल एडवांटेज यहाँ पे है कि आप जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप कंट्री के लिए, आरबीआई के लिए, मतलब आप फॉरेन रिजर्व्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल इनफ्लो होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक एग्जाम्पशन भी देती है कि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं इन अकाउंट्स में तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता अगर आपका स्टेटस एनआरआई है। ठीक है, तो ये भी एक देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि एफसीएनआर जो अकाउंट्स होते हैं, एफसीएनआर अकाउंट जो होते हैं उनमें यहाँ पे डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। जो पहले डिपॉजिट्स ये होते थे तो 1 से 3 साल की मैच्योरिटी के लिए डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट इतना कर दिया है और 3 से 5 साल के डिपॉजिट्स के लिए इंटरेस्ट इतना कर दिया है। ठीक है, सो और ये रिलैक्सेशन कब तक है? ये रिलैक्सेशन 31 मार्च 2025 तक के लिए ही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अगेन दिस विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल इन द कंट्री। फिर यहाँ पे जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे जो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म होता है CCIL का, उसे भारत कनेक्ट NPCI का जो बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्ट किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली आप फॉरेन ट्रांजैक्शन को अपने बैंक ऐप के थ्रू ही ट्रेड कर सकेंगे। मतलब आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू ही कर पाएंगे। जो आपको अलग से FX प्लेटफॉर्म पे जाके करना पड़ता था वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, दिस वुड बी लॉन्च इन ए वेरी लिमिटेड मैनर, लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इनिशियली बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे लॉन्च होगा, लिमिटेड यूजर्स के लिए होगा और धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी इमीडिएट तो मैं बोलूंगा इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट दिस अगेन जो है काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। खासकर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसको एक बूस्ट यहां पे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जो शुरुआत के जो 2 पॉइंट थे दैट वाज रिलेटेड टू लिक्विडिटी और ये जो पॉइंट है दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे NPCI के भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड अब आप जो ट्रेडिंग अलग से प्लेटफॉर्म पे जाके करते थे अब आप उसको अपने बैंक ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, लेकिन अभी के लिए इनिशियली इट विल बी अ पायलट प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे जो है बहुत लिमिटेड लेवल पे ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। और एक लास्ट स्टेप जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ही, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। देखिए आप लोगों ने लास्ट ईयर इफ आई एम करेक्ट, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे ईयर का, 2023 या 2022, आप लोगों ने सुना होगा कि वी हैव मूव फ्रॉम लिबोर, लंदन इंटरबैंक बिड रेट से हम मूव कर चुके हैं। ठीक है, और हम जो है अपनी सिक्योरिटीज की जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं वो कौन से यूज करना है? मिबोर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत सारी हमारी सिक्योरिटीज में ट्रेड होती है तो उनकी यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम सम एक्सटर्नल बेंचमार्क्स यूज करते हैं
और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स, ठीक है। एज ऑफ नाउ देयर आर 6 सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स एडमिनिस्टर्ड बाय FBIL, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। तो ये वो एजेंसी है जो सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स को एडमिनिस्टर करती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ के लिए एक मेजर बेंचमार्क का काम करते हैं। एक सिग्निफिकेंट ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ जो है उनके ही एज एक्सटर्नल बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने बेंचमार्क्स हैं? वो 6 बेंचमार्क्स हैं, जिनमें से एक क्या है, एक आपका मिबॉर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर देता हूँ। तो बचे हुए 5 कौन से हैं? चलिए 5 में से एक और बना देता हूँ। जो हमारे स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स होते हैं वो भी यहाँ पे कंसीडर, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी यहाँ पे कंसीडर होता है। तो बाकी के 4 आप बताइएगा कौन से होते हैं, ठीक है। ये आप 6 के 6 कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो FBIL जो सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्टर करता है वो कौन कौन से सिग्निफिकेंट बेंचमार्क हैं? 6 के 6 की लिस्ट आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक का नाम मैंने आपको बता दिया, मिबॉर। मिबॉर क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा, और उसको क्यों रिप्लेस करने की बात हो रही है वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए मिबॉर में जो हम कैलकुलेशन कैसे होती है, मिबॉर में जो लास्ट डे में ओवरनाइट लोन्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 30 जो हमारे मेजर बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स हैं, उन्होंने जो बिड कोट किया कि हम इतने पे ये लोन्स देंगे ओवरनाइट, उसका एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ पे फर्दर करेक्शंस भी किए जाते हैं, जो एक्सट्रीम बिड्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम नॉइसिंग भी बोलते हैं। तो उनको हटा के एक फाइनली वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकाला जाता है बाय FBIL, और वो रेट आपका कहलाता है मिबॉर रेट, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योरिटीज, वो अपना सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट कैसे अलाइन करते हैं? वो करते हैं कि हम आपको कूपन रेट पे करेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू मिबॉर प्लस समथिंग परसेंटेज, ठीक है। तो दिस इज द फाइनेंशियल बेंचमार्क। अभी कैलकुलेट कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि 30 बैंक जो है, जो ओवरनाइट उन्होंने लास्ट डे जो लोन्स ओवरनाइट के लिए जो रेट कोट किया था, ठीक है, वो यहाँ पे उसमें से वेटेड एवरेज उनको वेट असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द क्वांटम एंड ऑल, एंड उसके बेसिस पे एक फाइनल वैल्यू निकाली जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये चीज तो सही है ना। तो देखो ऐसे क्या होता है कि इसमें दिस मिबॉर इज ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन। क्या हो सकता है कि देखिए बैंक्स ही तो ये रेट कोट कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक्स एक कंसोर्टियम बना ले बैक एंड पे, एंड दे कैन कोट अकॉर्डिंगली, मतलब कि भाई तू भी ये कोट कर, मैं भी ये कोट करता हूं, दोनों हायर एंड पे कोट करते हैं, लेट्स मेक सम प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेकुलेशंस के चांस होते हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांस होते हैं। तो दिस मिबॉर इज नॉट एज एक्यूरेट एज अदर बेंचमार्क्स अवेलेबल इन दी वर्ल्ड। अब मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एक बेंचमार्क आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जिसको मैंने प्रीवियस अपनी क्लासेस में भी कवर किया है, एंड दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। यूएस का एक बेसिकली बेंचमार्क है जिसमें जो ट्रेजरी बिल्स में लास्ट डे में ट्रेडिंग हुई है, जिस रेट पे ट्रेडिंग हुई है, वो उसका हम एक वेटेड एवरेज निकालते हैं, और वो रेट जो हमारा निकल के आता है वो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट होता है। आपको मैंने एक न्यूज़ कराई थी, ये आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 24 था बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर में, जिसमें हमने बात की थी कि SBI जो है वो कुछ बैंक से लोन ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1.25 बिलियन का, और उसका जो बेंचमार्क होगा वो होगा secured overnight financing rate plus certain spread, 92.5 basis point would be the spread, ठीक है, यानी कि SOFR plus 0.92 would be the एक्चुअल इंटरेस्ट जो SBI को पे करना होगा। तो ये जो बेंचमार्क है आप समझ रहे हो, ये बेंचमार्क सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट में नहीं, लोन मार्केट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर यूज्ड एज ए बेंचमार्क कि इतना बाकी हमारा स्प्रेड, तो जैसे ये वेरी करेगा उस तरह से हमारे लोन का रेट वेरी करेगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस होती है बेंचमार्क्स की। और इन इंडिया में जो हमारे मेजर सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स हैं उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? FBIL, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे मिबॉर की। तो मिबॉर इज वन सच वी कैन से फाइनेंशियल बेंचमार्क। अब इस बेंचमार्क में जो ये यूएसए का बेंचमार्क है, इसमें एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है आप ये समझो। इसमें क्या होता है, जो लास्ट डेट ट्रेजरी बिल्स में ट्रेडिंग हुई है, जिस रेट पे उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके एक इंटरेस्ट निकाला जाता है, यानी कि यहां पे एक्चुअल में आपकी सिक्योरिटीज जो हैं उनकी वैल्यू के बेसिस पे ये वैल्यू अराइव की जाती है, यानी कि उसमें बैक एंड में एक सिक्योर्ड एंड मतलब वी कैन से असेट है। जबकि अगर आप मिबॉर में प्रॉब्लम देखो, तो मिबॉर में प्रॉब्लम ये है कि मिबॉर में आप बिडिंग कर रहे हो कि मैं इतने पे लोन ऑफर कर रहा हूं, मैं इतने पे लोन ऑफर कर रहा हूं, एंड आप कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू एक
थोड़ा सा करेक्शंस की कोशिश करते हो, बट दिस इज अगेन ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन, जो कि हमने लिबोर के केस में देखा था, जिसको फिर हमने डिसाइडेड कि हम इसको अब मूव करेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो वो मैनिपुलेशंस मिबोर में भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम जैसा यूएस में आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, उसी के बेसिस पे हम अपना एक सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट लॉन्च करेंगे, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बास्केट के द्वारा तैयार किया जाएगा। मतलब जो लास्ट डे में जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो बास्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज होंगी वो डिसाइड किया जाएगा, मे बी ट्रेजरी बिल्स, मे बी अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो उनमें जो ट्रेडिंग हुई है उसके बेसिस पे एक एवरेज रेट अराइव किया जाएगा, एंड दैट वुड बी ए मच मोर सिक्योर्ड एंड रिस्क फ्री रेट, जो कि यहाँ पे काफी एक वी कैन से वैल्यू एडिशन करेगा टू वी कैन से जो हमारी सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमारे लोन को बेसिकली एक पैरामीटर बनाना है, फाइनेंशियल बेंचमार्क बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे कमेटी भी बनाई गई है, रामनाथ सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। तो ये ओवर द पीरियड इसकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो वो सारी चीजें अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आएंगी। अभी के लिए आई थिंक जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करना चाह रहा था वो आपको समझ में आया हो कि फाइनेंशियल मार्केट में एक और मेजर इवेंट आने वाला है, विच इज रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ मिबोर। अभी मिबोर रिप्लेस नहीं हुआ है, मे बी इन फ्यूचर जब हम ये SORR जब इंट्रोड्यूस करें तो मे बी तब ये रिप्लेस हो जाए, बिकॉज SORR में एक्चुअल सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, तो वो रिस्क फ्री होती हैं, दे आर क्वाइट रिलायबल कंपेयर टू दिस मिबोर, जहां पे हो सकता है बैक एंड पे मैनिपुलेशन चल रही हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि जो हम लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड जो फाइन डिटेल्स यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग आरबीआई इंटरव्यू के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी थी ये एमई में नहीं थी कि कुछ भी अनाउंस कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं बाय द आरबीआई एंड आर वी कैन से जो हमारे गवर्नर थे शक्तिकांत दास सर, अब नाउ ही इज बीइंग रिप्लेस्ड, तो ये उनका कहीं ना कहीं बहुत ही फाइन इनिशिएटिव रहा है। तो अगेन वुड लाइक टू से कि देखो आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन इज देयर, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है। और होमवर्क क्वेश्चन इज कि हमारे जो 6 सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स हैं जो कि एफबीआई एडमिनिस्टर करता है, अब एफबीआई क्या है उसके बारे में पढ़ने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो जो 6 बेंचमार्क्स हैं जिनमें से एक मिबोर है, तो बाकी के 5 क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बाकी हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर सेशन फॉलो करते चलो, क्योंकि उसमें इस तरह की न्यूज मैं आप लोगों के लिए कवर कराता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में कवर कराता हूं। आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंस इस लेवल की आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनीवेयर, ठीक है। सो जस्ट डू कीप फॉलोइंग मी, बाकी एंजॉय करते रहो, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।